अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। क्या हाल है हसन? मैं ठीक सर, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। 5 लोग हैं सर, सुबह को ही कर लेते क्लास। 8:30 बजे। जी। यार मुझे तो कल सब लोगों ने कहा कि ज़्यादा बेहतर है कि आप 12 बजे रख लें। मैंने तो पूछा था, आप लोगों ने खुद भी तो कहा था सब। मेरे ख्याल है सिर्फ एक एक बच्ची ने कहा था कि सर वो मेरी क्लास है। बाकी तो सबने कहा था फाइन। और अब मेरी क्या गलती है? ये है कि कल की क्लास में सुबह वही रखूंगा टाइम पर। आइए सर। मैं एक मैसेज कर देता हूँ अभी। एक मैसेज कर रहा हूँ मैं अभी। मैसेज कर दिया है मैंने। ओके, स्टार्ट करते हैं। लेक्चर 11 पे आ गए थे ना? जी सर। आज 3 वेरिएबल शुरू करना है। हाँ, 3 वेरिएबल्स। चलो स्टार्ट करते हैं 3 वेरिएबल्स। मैं शेयर करा रहा हूँ डॉक्यूमेंट। थोड़ा सा होल्ड करो पेशेंस के साथ। ये मैं वन नोट में ट्रांसफ़र करा रहा हूँ वो स्क्रीन शेयर करने के लिए। तो वो पीडीएफ ओपन हो रहा है।
सर। हाँ हाँ बेटा, मैं हूँ यहीं पर। ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है पीडीएफ में। आ गए स्टूडेंट्स, ठीक है। सर आपने व्हाट्सएप पे क्या है कि सर व्हाट्सएप सर पे आपने व्हाट्सएप पे क्या है कि सर 5 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स है ना सर, 32 हैं। नहीं नहीं, वो अभी आए हैं मेरे मैसेज के बाद। उससे पहले जब आपने मैं ग्रुप पे कहा है ना सर 5 स्टूडेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन सर काफी स्टूडेंट्स हैं। बेटा अभी अभी आए हैं थोड़ी देर पहले ना। इससे पहले जब मैंने क्लास स्टार्ट की थी तो सिर्फ 5 स्टूडेंट ओ बैठे। अच्छा सर, ओके। मैं कोई गलत बयानी थोड़ी करूंगा। वो जो एहसन कमाल ने मेरी तवज्जो दिलाई, मुझे पॉइंट आउट किया कि सर सिर्फ 5 स्टूडेंट हैं। आप देखें, आप 8:30 बजे क्लास ले लेते। तो मैंने कहा मैंने तो सारे लोगों से कंसेंट लेके क्लास का टाइम रखा था। नहीं सर, ये क्लास का टाइम सही है 12 बजे का। या तो अब सर 11:30 कर लिया करें, 11, 11:30। चलो अभी देखते हैं, फिलहाल तो सर क्लास 12 परफेक्ट है सर। चलो फिलहाल तो स्टार्ट करते हैं जरा जल्दी से, ओके। फिर बात करते हैं इस पर। एनीवेज, हमने लास्ट क्लास में 2 मेथड डिस्कस किए थे, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। ठीक है, आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ इक्वेशंस ऑफ इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स। जी हाँ, ये देखिए अब आपके सामने आएगा। अच्छा देखिए, मुझे जो बात समझानी है ना, वो मैं बताता हूँ कि क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट, स्क्रीन आ रही है ना आप लोगों के सामने? जी सर। यस सर। यस सर। देखिए, अगर मैं लिखता हूँ ना x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7, लेट सपोज, तो क्या हो रहा है? इसका मतलब यह है कि ये 2 लाइंस हैं, ये इंटरसेक्ट करेंगी और एक कॉमन पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट कर रही होंगी एक्स वाई, वो सोल्यूशन होगा इसका। ठीक है, इस सिस्टम का। लेकिन ये दोनों इक्वेशंस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो एक बात याद रखिएगा, when two lines intersect at a point we always obtain the point। यानी 2 लाइंस जब इंटरसेक्ट करेंगी तो तुम्हें एक पॉइंट मिलेगा, ये याद रखना। लेकिन अगर फर्ज करो मैं यहाँ एक इक्वेशन लिखता हूँ 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 4, लेट सपोज, और x माइनस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 7, तो क्या तुम ये कहोगे कि ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है? मानोगे इसको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? हाँ या ना में जवाब दो। जी सर। यस सर। सर लीनियर है। लीनियर है क्यों? क्योंकि पावर सबकी क्या है? 1। डिग्री 1 डिग्री है। तो 1 डिग्री की इक्वेशन को तो हमेशा लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लेकिन क्या ये लाइन की इक्वेशन होगी? हाँ या नहीं में जवाब दो। तो नो। लाइन की नहीं होगी सर। लाइन की नहीं होगी, ये होगी प्लेन की इक्वेशन। किसकी इक्वेशन होगी? प्लेन की। तो इसका मतलब हुआ 2 प्लेन्स बन रहे होंगे। यहाँ इन्होंने यही बात मेंशन की है। ये देखिए, ये प्लेन्स हैं। एक प्लेन ये रहा, गौर से देखिएगा, ये एक प्लेन ये रहा जो मैं भी आपके सामने बता रहा हूँ, ये रहा, ये एक प्लेन। फिर इसी तरह ये एक प्लेन। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? ये एक प्लेन, फिर इसी तरह ये एक प्लेन। तो ये कहते हैं कि अब लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही, अब क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं? प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखिए, इज रिप्रेजेंटेड बाय द 3 प्लेन्स और विद नो पॉइंट इन कॉमन। बल्कि पॉइंट कॉमन नहीं है, क्या हो रहा है? जहां ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो खुद एक लाइन बन रही है। तो अब आपने जो कंक्लूड किया ना, वो ये कंक्लूड किया कि व्हेन टू प्लेन्स आर इंटरसेक्ट विद ईच अदर वी गेट द लाइन, नॉट अ पॉइंट। पॉइंट के बजाय हम लाइन ऑब्टेन करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। कोऑर्डिनेट में हम पॉइंट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते थे एक्स वाई। ठीक है, अब जो 3 इक्वेशंस का सिस्टम होगा
उसमें हम ट्रिपल या ट्रिपलेट कहते हैं इसको। ट्रिपलेट का मतलब होता है सॉल्यूशन के कोऑर्डिनेट होंगे एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब देखिए एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, तीनों इक्वेशन लीनियर तो है लेकिन प्लेन की इक्वेशंस हैं। और प्लेन की इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए जब भी थ्री इक्वेशंस होंगी, पहले तो आप एक बात लिखिए, आप कहेंगे नंबर ऑफ इक्वेशंस एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो इसका कोई ना कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस बराबर है, वी गेट द एग्जैक्ट सोल्यूशन। तो ऐसी सूरत में हमें क्या मिलता है? एग्जैक्ट सोल्यूशन। ठीक। अच्छा, अब ये एग्जैक्ट सोल्यूशन हमें मालूम करना है। देयर आर सेवरल मेथड टू फाइंड द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन्वॉल्विंग थ्री वेरिएबल्स। ठीक। तो अब देखिए फॉर एग्जांपल मैं दिखाने के लिए समझाऊं कि ये हमने इक्वेशन ली, ये वाली, और इसमें x में 3 रखा, y में -2 रखा और z में 1 रखा। तो 3 - 2 + 1 = 2, 4 - 2 = 2 एंड 2 = 2। तो इसका मतलब है इस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए, for this equation the value 3 -2 1 is the solution of this equation। लेकिन क्या मैं दूसरी इक्वेशन में ये वाली जब उठाऊं तो इसमें भी अगर मैं यही रखता हूं 6 × 3 -4 × -2 + 5 × 1, तो दैट इज इक्वल टू 31 अगर रखता हूं तो 6 3 18 + 4 2 8 + 5, दैट इज 31 = 31। तो ये इस इक्वेशन के लिए भी सेटिस्फाई हो रहा है। और अगर थर्ड इक्वेशन उठाऊं तो 5x, 5x का मतलब 5 ऑफ x का मतलब 3 + 2 ऑफ y का मतलब -2 और +2 ऑफ z का मतलब 1। तो ये देखिए ये आ रहा है 15 + -4 + 2 = 13। तो 15 + 2 17 -4 दैट इज 13 = 13। तो भाई हमें ये पता चला कि तीनों इक्वेशंस को अगर ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है, सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सवाल ये पैदा होता है, वन कैन रेज द क्वेश्चन एट दिस पॉइंट कि हाउ वी गेट द सॉल्यूशन। हमने कैसे मालूम किया है, हम कैसे मालूम कर रहे हैं इस वक्त ये सॉल्यूशन है? इसके लिए तो मुझे इक्वेशन सिस्टम को सॉल्व करना पड़ेगा ना। यहाँ तो इन्होंने डायरेक्टली आंसर दे के ये कहा वेरीफाई कर लो। सवाल ये पैदा होता है ये 3 -2 1 आए कहाँ से हैं भाई, कैसे आए हैं? सर तीनों इक्वेशंस को प्लस करके। नहीं नहीं, प्लस करने का सर ग्राफ प्लॉट कर। ग्राफ भी प्लॉट नहीं करोगे सॉल्व कर जैसे हम लोगों ने इसका तो बेटा किया था वैसे। हाँ, इसका तो बेटा ग्राफ भी प्लॉट नहीं हो सकता। ये तो प्लेन है ना, लाइन थोड़ी है कि तुम इजीली प्लॉट कर दोगे। ये तो 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएगा, 3 डायमेंशनल स्पेस में जाएगा। भाई 3 वेरिएबल्स है ना, तो 3D स्पेस में जाना चाहिए ना इसको तो। जी जी सर। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें इसका सोल्यूशन मालूम करना होगा। अब आप सवाल ये पूछें कि सर इसके सोल्यूशन को मालूम करने का क्या तरीका होगा, तो मैं कहूँगा हमारे पास एक जो आप कहें कि कॉमनली यूज मेथड है वो तो वही होगा सब्स्टिट्यूशन, या वो वही होगा एलिमिनेशन। लेकिन हमारी वर्किंग थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यानी पहले हम क्या करते थे कि 2 इक्वेशंस 2 वेरिएबल 1-2 स्टेप्स में आंसर आ जाता था। यहाँ एक इशू आएगा, वो आएगा ये कि यहाँ 3 वेरिएबल्स हैं अगर देखा जाए तो। समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो अब हम एक काम ये करते हैं, देखिए मैं आपके सामने रखता हूँ। सर इसमें कोई भी एक वेरिएबल को हम इक्वल कर देंगे ना तीनों इक्वेशन में, मल्टीप्लाई करवा के पूरी इक्वेशन से। हम लोग लीनियर इक्वेशंस बना लेंगे एंड देन उसको सॉल्व कर देंगे एलिमिनेशन के थ्रू। देखें एग्जैक्टली ऐसा हो सकता है कि हम लीनियर इक्वेशंस बना लें। लिसन,
देखिए मैं इस तरह करता हूँ, समझिएगा मेरी बात। मैं कहता हूँ z बराबर है, इसको कहता हूँ इक्वेशन नंबर 1, 2, 3। इक्वेशन 1 में से z की वैल्यू निकालता हूँ, वो आएगी 2 माइनस एक्स माइनस वाई। इसको कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन। हाँ सब्स्टिट्यूशन। पुट 4 इन 2। दूसरी इक्वेशन को 2 में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी? 6x माइनस 4y प्लस 5, z की जगह में रख देता हूँ 2 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 31। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 6x माइनस 4y प्लस 10 माइनस 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 31। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, 6x माइनस 5x दैट इज x माइनस 4y माइनस 5y माइनस 9y इज इक्वल टू 21 31 माइनस 21 10 दैट इज 21। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह दें। ठीक है, फिर हम एक और काम करते हैं यहाँ पर, पुट 4। अब 4 को मैं 2 में नहीं प्लग करूंगा, अब 4 को मैं 3 में प्लग करूंगा। तो जब 3 में प्लग करूंगा तो ये बनेगा 5x प्लस 2y प्लस 2 टाइम्स ऑफ z की जगह 2 माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 13। सिंप्लीफाई करते हैं, 5x प्लस 2y। सर इससे तो डायरेक्ट x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि -2y कैंसिल हो जाएगा तो x की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी और हमारे लिए और आसान हो जाएगा सिंप्लीफिकेशन। तो प्लस 4 माइनस 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 13। प्लस 2y माइनस 25 कैंसिल आउट हो गया, 5x माइनस 2x दैट इज 3x। 4 प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस होगा, दैट इज इक्वल टू 9। x इज इक्वल टू 9/3 दैट इज 3। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई। इस x को ले जाके अगर मैं इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर दूं तो 3 माइनस 9y इज इक्वल टू 21 माइनस 9y इज इक्वल टू 21 माइनस 3 y इज इक्वल टू माइनस 18 बाय -2 माइनस -2 9 माइनस 2। ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -2। इस x और y को ले जाके इक्वेशन नंबर 4 जो बनाई थी ना, ये जो बनाई थी, इसमें रख देते हैं। तो z इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, z इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 2, तो 4 माइनस 3 दैट इज z इज इक्वल टू 1। तो देखिए सोल्यूशन क्या बना हमारे पास, सोल्यूशन वही बना, x3 y माइनस 2 z1। इस तरह ये वो रिक्वायर्ड सोल्यूशन आया था। ये देखिए ये वाला 3 माइनस 2 और +1 इस तरह आया सर था यानी ये। हम कोई भी दो इक्वेशन से उठा के पहले इक्वेशन 4 बनाएंगे, वो उसमें से फिर 5 बना के फिर वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सर इसका कोई छोटा मेथड नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, मतलब लाइक सब्स्टिट्यूट करना, फिर एलिमिनेट करना, फिर उसको हर चीज में डाल के उसके आंसर्स निकालना, तो इसका कोई छोटा मेथड नहीं होगा। बेटा देखो, जब भी 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स आएंगे ना, इतनी वर्किंग तो तुम्हें करनी पड़ेगी, जितनी वर्किंग मैंने अभी करवाई है ना, इतनी वर्किंग तो करनी पड़ेगी। इसमें तुम ये कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा कि, समझना मेरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इसमें ज्यादा से ज्यादा तुम ये कर सकते हो कि हम एक मेथड, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड हमें थोड़ी सी आसानी कर देगा, और वो ये करेगा कि खाली भाई ये साफ कर दीजिएगा और ये डस्टबिन बदल दीजिएगा। अच्छा, ज्यादा से ज्यादा तुम ये कर सकते हो कि एलिमिनेशन मेथड यूज कर लो
और एलिमिनेशन मेथड में होता ये है कि लेट सपोज देखो इस तरह लिखो x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 5, 2x माइनस y प्लस 5z इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस 7y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। देखो अभी भी मैं वही कहूँगा कि अगर तुम उस तरह से निकालोगे तो वो तो लेंथी होगा। अगर तुम वही सब्स्टिट्यूशन करो 1 इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूशन, तो तुम एक काम ये करो, तुम एलिमिनेशन मेथड यूज करो। मैं तुम्हारे सामने यूज करता हूँ ताकि तुम्हें एक आइडिया हो जाए कि क्या वाकई वो थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है या नहीं। मैंने तुम्हें अभी जवाब क्या दिया था जब तुमने पूछा कि इसका शॉर्ट मेथड है, तो मैंने तुम्हें क्या जवाब दिया था? मैंने कहा देखो जब भी 3 इक्वेशंस और 3 वेरिएबल्स आएंगे तो मेथड तो लेंथी होगा, कुछ सॉल्यूशन का जो स्टेप्स होंगे वो तो लेंथी होंगे। लेकिन इस वक्त देखो मुझे एक चीज नजर आती है, मैं कहता हूँ सर बट इसमें एलिमिनेशन में सर हमें तीनों में से कोई भी हम एक वेरिएबल सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इस तरह कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना कि वो तीनों में सेम हो जाए, ताकि फिर हम उसको कैंसिल वही आउट कर सकें उस एक वही तो कर रहा पर्टिकुलर हूँ मैं, वही वेरिएबल तो को। कर रहा हूँ। एड 1 एंड 2, सही। तो x प्लस 2x क्या बनेगा? 3x। y माइनस y क्या बनेगा? 0। 3z प्लस 5z क्या बनेगा? 8z इज इक्वल टू 5 प्लस 7 क्या बचेगा बनेगा? 12। तो इक्वेशन नंबर 4 कह दो। अब उसके बाद एक काम करो, ये y तुम क्योंकि एलिमिनेट कर दिया तुमने, और इन टर्म्स ऑफ x और z इक्वेशन किसकी टर्म में एक्सप्रेस हो गई? x और z की। तो एक इक्वेशन हम और बनाते हैं जो x और z में एक्सप्रेस हो जाए। तो मैं एक काम करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बनेगी? 3x प्लस 3y प्लस 3z 9z इज इक्वल टू 5 3 15, यही बनेगी। ठीक है, सर किन दो इक्वेशंस को आपने किया सर अभी? मैंने कहा इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 3, अच्छा ये अच्छा। चीज आएगी। पहले इसको देख लो गौर। वो नहीं कर सकते कि जो हमने इक्वेशन 4 बनाई है उसको माइनस कर दे इक्वेशन ये कौन सी है? इक्वेशन 3 है शायद, हाँ इक्वेशन 3 है, उससे माइनस कर देंगे तो x हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, -7y और बचेगा 12z। फायदा जी क्या सर। होगा? माइनस क्यों करेंगे? हम नहीं एलिमिनेट करना। हम जब भी 3 इक्वेशन से रिड्यूस होके 2 इक्वेशंस पे आते हैं और 2 वेरिएबल्स पे आते हैं, वो जो सेट हमें बनाना होता है ना, वो हमेशा गिवन 3 इक्वेशंस में से बनाना होता है। ये तो एक नई इक्वेशन बन गई ना तुम्हारे पास, इसको इसी के साथ असल में देखो मेरी बात सुनो, जब तुमने 1 और 2 को ऐड किया तो तुम्हारे पास ये आ गई इक्वेशन, ये वाली, ये इक्वेशन आ गई। यस अब ये यस इक्वेशन क्या स्पेशलिटी रखती है? तुम कहोगे सर इस इक्वेशन की स्पेशलिटी ये है कि ये इन टर्म्स ऑफ x और z एक्सप्रेस, इन टर्म्स ऑफ x एंड z एक्सप्रेस हो रही है। ठीक है, ये इसकी स्पेशलिटी है। तो क्या इससे सोल्यूशन आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? इसलिए कि इक्वेशन तो एक ही है, 4 इक्वेशन एक है हमारे पास, और वेरिएबल कितने हैं? x और z, 2 वेरिएबल। तो हमें इसी तरह की एक और इक्वेशन चाहिए जो इन टर्म्स ऑफ x और z एग्जिस्ट करती हो। वो मैं ऊपर वाली 3 इक्वेशन के अंदर से किसी 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल सकता हूं, और कोई तरीका नहीं है। तो मैंने सब सेलेक्ट की इक्वेशन 1 और उसको मैंने मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3x प्लस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 15, ये चीज आ गई। अभी देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, 3x प्लस 3y प्लस 9z इज इक्वल टू 15, ये एक इक्वेशन आ गई। और एक ये इक्वेशन नंबर 3 उठा लो यहाँ से, तो इक्वेशन नंबर 3 उठाओगे तो 3x माइनस 7y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। अब गौर से देखना, सर इससे तो एलिमेंट्स चेंज हो गए ना,
जो इक्वेशन में बचेंगे वो वाई जेड बचेंगे, और जो हमारी पहली इक्वेशन में थे वो एक्स जेड थे। ओहो, मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दिया इसको। मुझे सर आपको 7 से करना चाहिए था। इसको 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, तो ये 7x बनता, ये 7y बनता, और 7 3 जा 21z बनता, और 15 7 जा 5 नहीं, 7 5 जा 35। हाँ 35, और ये 35 बनता। ठीक है, नहीं नहीं, हाँ सही है, 7 5। तो हाँ सर, y कैंसिल आउट हो जाएगा ना सर, सही है ना? 7x प्लस 7y प्लस 21z, 7x प्लस कौन सी वाली इक्वेशन उठाई है मैंने? हाँ 7x प्लस प्लस 7y प्लस प्लस 20 1z z इज इक्वल इक्वल टू 35। 35। अब मैं ऐड करता हूं इन दोनों इक्वेशंस को, सही है? तो 7x प्लस 3x क्या बना? 10x। 7y और माइनस 7y कैंसिल आउट हो गया। 21z प्लस 4z 25z। 35 प्लस 5 40। तो ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब देखो 4 और 5, इक्वेशन 4 और 5 किसकी टर्म्स, किन टर्म्स में एक्सप्रेस हो गई हैं? The two variables. एक्स और जेड में। एक्स और अब जेड यहाँ सर। अब यहाँ सिंपल सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर दो या एलिमिनेशन, अब तो कर सकते हो ना, सिंपल सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन, टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स वाला। उससे तुम्हारे पास x भी आ जाएगा, उससे तुम्हारे पास y भी आ जाएगा। उस x और y को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो सॉरी, x और y की वैल्यू को ऊपर वाली 3 इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन में ले जाके प्लग कर दो, किसी भी इक्वेशन में ले जाके प्लग कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास z का, वही रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। सब्स्टिट्यूशन वाला ज्यादा अच्छा है कि हमने एक को सब्स्टिट्यूट किया किसी इक्वेशन में, वो ज्यादा सही है। ये बहुत लंबा नहीं हुआ सर, ये ज्यादा मिल इजी है। जाएगा। अभी तुम असल में ये इजी है सर, ये इजी है। अभी किसी स्टूडेंट ने मुझसे सवाल किया था कि कोई शॉर्ट मेथड बता दें, तो मैंने उसको ये यार मैंने किया था, हाँ, तो मैं यही बोल रही हूँ कि ये ज्यादा लंबा हो रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन वाला ज्यादा सही है। नहीं सब्स्टिट्यूशन भाई, ज्यादा वाला। शॉर्ट है। ओके बिलाल। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। ये इन्होंने एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर दिया है इसको, ये देखिए, ये जो अभी हमने यूज किया है ना, ये जो अभी हम नहीं, ये जो हमने अभी सॉल्व यूज किया है ना, तो दैट इज एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। मैं अभी इसको अटेम्प्ट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी अटेम्प्ट कर चुका हूँ अभी एलिमिनेशन मेथड ना, तो वही एलिमिनेशन मेथड इन्होंने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल्स के लिए हमें ये काम करना था। अच्छा, अब एक चीज देखते हैं। मैं चाहता हूँ ये आप जरा जल्दी जल्दी इसको देखें और सॉल्व करें, सॉल्व नहीं करें, मैं इसको एक एक करके दिखाता हूँ आपको। टॉपिक का नाम देखिए क्या है, एक्सप्रेसिंग द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम डिपेंडेंट इक्वेशंस कंटेनिंग 3 वेरिएबल्स। मेरी बात समझना जो मैं कह रहा हूँ। एक इक्वेशन लिखी है, ऐसा देखो, एक इक्वेशन बताता हूँ। इक्वेशन है, लेट सपोज x प्लस y इज इक्वल टू 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तुम कहोगे सर x इज इक्वल टू 5 माइनस y, तो क्या ये इसका सोल्यूशन हो गया? आप कहेंगे हाँ सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन ये आ रहा है कि x बराबर है 5 माइनस y के,
बट दिस सोल्यूशन इज डिपेंडेंट सोल्यूशन। इस सोल्यूशन की जो टाइप है वो डिपेंडेंट सोल्यूशन टाइप है। क्या टाइप है? डिपेंडेंट सोल्यूशन टाइप है। यानी x बेस कर रहा है किसके ऊपर? y पर। जैसा y बिहेव करेगा x वैसा बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहां 3 इक्वेशंस दी आपको, 1 2 3। तीनों इक्वेशंस देने के बाद कहता है सोल्यूशन मालूम करो। आपने सोल्यूशन मालूम किया, तो सोल्यूशन आपके पास इस तरह से आ रहा है। z की वैल्यू आ रही है 3/2x। z की वैल्यू आ रही है 3/2x। इस 3/2x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में प्लग किया तो 2x प्लस वाई माइनस 3, z की जगह 3/2x रख दिया, तो इक्वेशन बनी 2x प्लस वाई माइनस 9/2x। तो y की सोल्यूशन आ रहा है 5/2x। तो देखिए अब मैं पता है क्या कहूंगा, x पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, y 5/2 ऑफ x पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और z 3/2 3 बाय ऑफ x पे ट्रांसफॉर्म हो रहा है। सर 1 मिनट क्या आप इक्वेशन सिखा दी 3/2 आया कैसे? एलिमिनेट किया है इन्होंने। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, एलिमिनेशन की, बस ठीक है। ठीक है, तो सोल्यूशन हमारे पास जो बना, सोल्यूशन हमारे पास जो बना वो बना x 5/2x 3/2x। आगे बात समझ में? इस सोल्यूशन की को हम कहते हैं डिपेंडेंट सोल्यूशन। ये सोल्यूशन की टाइप जो है वो क्या है? डिपेंडेंट सोल्यूशन टाइप है। ठीक है, तो सर वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं होगी इसमें? नहीं ना? ओके। अगर वेरिएबल की वैल्यू आ गई, अगर वेरिएबल की वैल्यू आ गई तो फिर सोल्यूशन तो डिपेंडेंट नहीं होगा ना, वो तो एग्जैक्ट सोल्यूशन होगा। अच्छा, तो अगर हमसे कहे कि डिपेंडेंट सॉल्यूशन है तो हमें इस फॉर्म में लिखना होगा? देखो वो तुमसे कहेगा नहीं, तुम सॉल्व करोगे ना जब इक्वेशन को। जी। सुनो मेरी बात, अगर तुम सॉल्व करोगे ना इक्वेशंस को तो फिर तुम्हें पता चलेगा सोल्यूशन आई डिपेंडेंट रहा है, सोल्यूशन आई डिपेंडेंट रहा है। लेकिन तुम सॉल्व ओके। करोगे, हो सकता है एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाए। लेकिन एसन के सवाल से एक चीज और वाजे करता हूं, लिखा है 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 7 एंड x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 5। कहता है सॉल्व करो और सॉल्यूशन बताओ, सॉल्व करो और सॉल्यूशन बताओ। तुमने इक्वेशंस देखी और देखते ही अगला जुमला तुमने पता है क्या कहा? सर सॉल्व करने से पहले ही मैं बता सकता हूं कि इसका जो भी सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। तो मैं कहूंगा कैसे पता तुम्हें? तुम कहोगे इक्वेशन में वेरिएबल्स कितने? वेरिएबल 3। वेरिएबल्स कितने? 3। वेरिएबल 3 है। इक्वेशंस खुद कितनी है? 2। इस सूरत में जब भी सॉल्यूशन आता है वो क्या होता है? डिपेंडेंट होता है। अब तुम चाहो तो सॉल्व करके देख लेना कि डिपेंडेंट आ रहा है या ओके, नहीं आ रहा है। ठीक है सर। ठीक है जनाब, तो यहां तक अगर हमने बात समझ ली है तो आगे चलते हैं सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज टू वेरिएबल्स। देखो यहां तो ये कह रहे हैं कि ये एक सोल्यूशन होगा, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक सोल्यूशन और एक सोल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, ये तो कोई नई चीज नहीं है। अब मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन।
तो अगर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, तो ये नॉन लीनियर है ना, ये तो बात तय है कि ये नॉन लीनियर है। और एक मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, अगर ये है तो ये क्या बन रही है, ये बेसिकली ये सिस्टम ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन और सिस्टम ऑफ सॉरी एक लीनियर इक्वेशन है और एक नॉन लीनियर इक्वेशन है। तो ये कहता है इनके सॉल्यूशंस बताओ, तुमने कहा y और y को सब्ट्रैक्ट कर दे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 प्लस 1 कट गया, x कॉमन ले लें, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, x के दो सॉल्यूशंस आ गए x0 और x1, ये सिंपल सॉल्यूशन आ गया। इस x0 और x1 पर y की वैल्यूज निकाल लें, तो y बराबर था किसके, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, तो y जब x0 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और when x1 रखेंगे तो y जो है वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब आपके सॉल्यूशंस जो बने वो क्या बने, एक बना 0,1 एंड 1,2 आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। ठीक है, ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई। अब ये देखिए, ये इन्होंने एक ये देखिए, ये इन्होंने कहा फाइंडिंग द इंटरसेक्शन ऑफ अ सर्कल एंड अ लाइन बाय सब्स्टिट्यूशन। यार इसमें क्या इशू है, ये कोई मसला है क्या, y इज इक्वल टू 3x माइनस 5 को ले जाके इस जगह पुट कर दोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर is equal to 5, so that is x square plus 9x square minus 30x plus 25 is equal to 5। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी ये, दैट इज 10x स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस 20 इज इक्वल टू 0। इसको 10 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, उनकी हेल्प से y की दो वैल्यूज आ जाएंगी। ये देखिए, x की एक वैल्यू 1 आ रही है और एक वैल्यू 2 आ रही है, और y की एक वैल्यू 1 आ रही है और y की एक वैल्यू -2 आ रही है। तो ये प्रोसीजर है मालूम करने का। और ये एक सर्कल को इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही होगी तो उसको हमने प्लॉट कर दिया, ये सर्कल आ गया। और इसी तरीके से एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही होगी, लाइन दो पॉइंट से इंटरसेक्ट कर रही थी तो एक सोल्यूशन और दूसरा सोल्यूशन। ठीक है जनाब। अब यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर दोनों ही इक्वेजन नॉन लीनियर हो, मिसाल के तौर पर ये सर्कल होता है, इसी तरीके से ये एलिप्स होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसको इस तरह से बना लें, ओवल शेप तो देखा ना आपने, इस तरह से ये एलिप्स है। तो अगर फर्ज करें मैं आपसे ये कहता हूँ कि सर्कल और एलिप्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, लेट्स सपोज, तो सिचुएशन आपके सामने आएगी ना। हेलो बिलाल, 10-15 मिनट में फोन कर रहा हूँ तुम्हें। तो ये एक एलिप्स और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ये 4 सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक तरीका ये है कि 4 सॉल्यूशंस, ये जो मैंने बनाया है 4 सॉल्यूशंस, 3 सॉल्यूशंस, 2 सॉल्यूशंस, 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, मैं आपको देता हूँ। राबिया, जैन, आमना, एहसन, जितने भी बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं एक इक्वेशन दे रहा हूँ और आपसे ये कह रहा हूँ कि ये इक्वेशन दी हुई है मैंने, ये रही, ये गिवन है, ये रही। और अब आपसे कह रहा हूँ कि दोनों ही इक्वेशंस क्या हैं,
नॉन लीनियर है, सॉल्यूशन बताइए जल्दी से इसका, बताइए सॉल्व करके मुझे जल्दी से। सर y की वैल्यू 1 आ रही है और x की वैल्यू 5 आ रही है। दो नहीं आ रही, दो आनी चाहिए मेरे ख्याल में। सर y की +1 है -1 है बिकॉज स्क्वायर रूट हाँ, लगाया है तो अंडर रूट लग गया ना सर। प्लस माइनस वन होगी। हाँ वही मैं कह रहा था, यस सर। और x की +-5 आ रही। +-5 आ रही। और देखो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो कैसे बनेगी, इलिप्स और सर्कल दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये देखो चारों सॉल्यूशन। हाँ मिला, क्लास है। आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, घर पे आ रहे हो या ऑफिस आ रहे हो? घर पे आ रहे हो या ऑफिस में आ रहे हो? कितनी देर में पहुंचोगे? चलो ठीक है, तुम एक काम करो, ऑफिस आके मुझे कॉल दे दो, मैं नीचे आ जाऊंगा। ओके ना जी जनाब। ये इसकी ज्योमेट्री देख लिया आप लोगों ने, देख रहे हैं? यस सर। जी सर, ज्योमेट्री देख में लीजिए। एक इलिप्स है और एक सर्कल है आपके सामने, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ग्राफिंग नॉन लीनियर इनइक्वालिटीज। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं इसके अंदर। ये तो खैर वही है। अच्छा इस टॉपिक को छोड़ दीजिएगा, पार्शियल फ्रैक्शन। लिसन, नोट डाउन कर लें प्लीज। पार्शियल फ्रैक्शन we will ये not सिलेबस में attempt नहीं है। we will not attempt the partial fractions. सर एग्जाम में भी नहीं आएगा? हाँ बेटा इसीलिए तो छोड़ा है। ओके सर ये रैशनल फ्रैक्शंस ये सारा कुछ इसी का ही पार्ट है। पार्शियल फ्रैक्शन ये सर ये उसमें असाइनमेंट के अंदर असाइनमेंट के अंदर दिया है क्या पार्शियल फ्रैक्शन? हाँ सर, मैंने ये क्वेश्चन देखा था, मैंने जब असाइनमेंट खोला था तो ए और बी वाला। छोड़ देना है इसको, लग रहा था। असाइनमेंट में पार्शियल हाँ फ्रैक्शन यस यस में इंक्लूड नहीं होगा। पार्शियल फ्रैक्शन असाइनमेंट में से भी छोड़ देना, एग्जाम में भी नहीं आएगा। अच्छा जनाब, मैट्रिसेस एंड मैट्रिक्स ऑपरेशंस। असल में मैट्रिसेस अगर तुमसे पूछे ना कोई कि हाउ डू यू डिफाइन द मैट्रिसेस, तो तुम एक बात कह सकते हो, सिस्टम ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर सिस्टम्स। लीनियर सिस्टम्स की एप्लीकेशन का नाम है, एप्लीकेशन ऑफ लीनियर सिस्टम्स इज आर मैट्रिसेस। ठीक है, देखो मेरी बात समझना, जब भी हम मैट्रिसेस बनाते हैं ना तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी भी लीनियर सिस्टम की। जब भी हम मैट्रिसेस बनाते हैं तो वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है किसी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस की, और
उस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के हमारे पास कई मेथड्स होते हैं, ठीक है, कई मेथड्स होते हैं। तो मैट्रिसेस बेसिकली रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम्स। बात समझ में आ गई ना? अब रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन, तो मैं कहता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23। पार्शियल फ्रैक्शन का टॉपिक छोड़ देना याद से, और एग्जाम में भी असाइनमेंट में भी 3-2 और 3-3। तो ये मैट्रिक्स हो गया। इसको रीड इस तरह करते हैं, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट। ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है, ठीक है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम C1, C2, C3, C2, C1। इसी तरह ये R1, R2 और R3, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बना के भी बता दिया, ये मैट्रिक्स को ऐसे डिस्क्राइब करते हैं। अब इसको कह रहा है ये रो मैट्रिक्स है, बहुत सिंपल सी बात है, पूरी एक ही रो है ना इसके अंदर, इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स मानते हैं। इसमें देखिए एक ही कॉलम है ना, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स मानते हैं, ठीक है। ये कोई ऐसी खास बात नहीं थी, बस मैंने बता दी यहाँ पर। अब यहाँ डायमेंशंस ऑफ मैट्रिक्स ए कह रहा है, ए के डायमेंशंस बताइए। मैट्रिक्स ए के डायमेंशन क्या है? रोज कितनी है? ए 1, 2, 3, कॉलम 3, तो 3/3 इसका डायमेंशन है। और कह रहा है एंट्री A31 क्या है? तीसरी रो और पहला कॉलम, तो A31 की एंट्री क्या है? तुम्हारे पास 1 है, 3 है। A22 की एंट्री क्या है? दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो A22 क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। ज़ाहिर है ये तो अब मैंने क्या समझाना है, ये तो बिल्कुल ही बिगनिंग की चीजें हैं। आगे सर? जी, सर हम डायमेंशन को ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कहते हैं ना? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। अच्छा जनाब, मैं आपको एक चीज समझा दूं, दो मैट्रिक्स, देखिए 3+2 अगर मैं लिखूंगा तो रिजल्ट 5 आ जाएगा, ये तो नंबर्स का एडिशन है ना। लेकिन दो मैट्रिक्स ऐड होने का एक जरूरी है कि उसका ऑर्डर सेम हो। A and B are, A+B is possible if and only if, is possible if, IFF जब लिखता है उसका मतलब है if and only if, सिर्फ और सिर्फ तब ऑर्डर इज सेम। अगर ऑर्डर सेम होगा तो A+B पॉसिबल है या A-B पॉसिबल है, लेकिन अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो A+B A-B पॉसिबल नहीं है। अब आप पूछेंगे सर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? मैं ये कहूंगा कि मल्टीप्लीकेशन करने का एक रूल होता है। हम पहले फर्स्ट वी हैव टू चेक द मल्टीप्लीकेशन रूल, इफ द मैट्रिक्स ओबे द मल्टीप्लीकेशन रूल तो कंडीशन, तो फिर हम कहेंगे कि मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। उसके लिए ऑर्डर सेम होना जरूरी नहीं है, उसके लिए एक और वर्किंग रूल है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैट्रिक्स ऐड करने का तरीका ये होता है कि जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं वो एक दूसरे में ऐड हो जाती है। लेट सपोज मैं आपको कहता हूँ A है 1, 2, 3, 4, B है 4, 5, 7, 9, ऑर्डर सेम है, बस आपने देख लिया। A+B आप करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज में ऐड हो जाएंगी। 1+4 हो जाएगा, 2+5 हो जाएगा, 3+7 हो जाएगा और 4+9 हो जाएगा। जो भी रिजल्ट आ रहा होगा वो A+B का रिजल्ट होगा, ठीक है। डिफरेंस भी आप इसी तरह मालूम कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, फर्ज करें एक मैट्रिक्स A दिया हुआ है 1, 2, 5, 7,
मैं कहता हूँ व्हाट इज 2a, तो आप कहेंगे सर कुछ भी नहीं, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10, 2 7 14, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये आ गया, ये दिस इज 2a। ठीक है, सर 2a समझ नहीं आया सर, क्या किया? अरे बेटा मैट्रिक्स ए ये था, वो कहता है 2a बताओ 2a क्या होगा, तो मैट्रिक्स से स्केलर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, हर सही एलिमेंट सही से सही 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिया सबसे। बस और कुछ नहीं किया। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखो अगर मैं कहता हूं, गौर से देखना, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6, तो तुम कहते हो हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तब भी 36 आएगा। तुम ये कहते हो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करें, तो 2 6 12 और 3 मल्टीप्लाई बाय 12, तब भी रिजल्ट 36 आएगा। तो इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर अ नंबर्स, फॉर रियल नंबर्स। लेकिन क्या मैट्रिसेस में भी ऐसा ही होगा, तो आप कहेंगे हाँ मैट्रिक्स में भी ऐसे ही होगा। सपोज करें एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है, एक मैट्रिक्स सी है, तो आप ए को बी से मल्टीप्लाई करें और जो रिजल्ट आए उसको सी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या ए को रहने दें और बी और सी को मल्टीप्लाई करें, जो रिजल्ट आए उससे ए को मल्टीप्लाई करें, आंसर हमेशा सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। लेकिन अभी हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल चेक नहीं किया है, वो अभी हम चेक करते हैं। आप इसकी मल्टीप्लिकेशन देख लें पहले, जब तक मैं आपको चाहूंगा कि आप मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन देख लें। ये देखिए, ये मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन देख लें। सर हम ये कह सकते हैं कि रो इनटू कॉलम बेस पे होती है मल्टीप्लिकेशन। जी, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रोज अगर बराबर होंगी, मल्टीप्लिकेशन रूल समझ ले बेटा। मल्टीप्लिकेशन रूल ये होता है कि पहला मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो मैं कहता हूँ व्हाट इज ए बी, आप कहेंगे ए मल्टीप्लाई बाय बी। ए क्या है, मैट्रिक्स ये रहा, तो इसके कॉलम्स कितने, 1 2, आपने कॉलम काउंट किए, कॉलम 1 और कॉलम 2, तो टोटल कॉलम कितने आ रहे हैं, 2। सेकंड मैट्रिक्स की रोज चेक करें, R1 R2, तो रोज कितनी है सेकंड मैट्रिक्स की, 2, तो कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू रो ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये बराबर है, कॉलम ऑफ ए रो ऑफ बी अगर बराबर है, देन मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज नॉट। बस ये उसूल याद रखें, ये प्रिंसिपल अपने जहन में बिठा लें, तो बस समझ लें कि आपका काम कंप्लीट हो गया मल्टीप्लिकेशन का। तो ये 2 मैट्रिक्स हमने मल्टीप्लाई किए थे। अब जरा मुझे 1 मिनट एक देखने दें कि ये कौन कौन से टॉपिक हमारे रह गए हैं। ये हाँ ठीक है जनाब, कल आप लोगों का सर कल आप लोगों का कोर्स खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, कल आपका कोर्स खत्म हो जाएगा। जी बोले, क्या बोल रही हैं? जी सर, इसके अंदर आई थिंक मैट्रिसेस में स्केलर मल्टीप्लिकेशन या कुछ इस तरह का भी है, तो वो भी मतलब हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो बताया था मैंने स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो ए दिया वो हुआ तो था, ए दिया हाँ हुआ था, मैंने कहा था 2a मालूम करो, तो 2 एक स्केलर नंबर है, वो तो मल्टीप्लाई हो रहा है मैट्रिक्स से, तो 2a मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ही तो आई थी, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अच्छे से, ओके ओके ओके, मुझे लगा वो, ओके ठीक है। ठीक है,
अच्छा, अब हमारा जो टॉपिक रह गए ना वो 2 रह गए हैं बस, एक इनवर्स मैट्रिक्स मालूम करना और एक क्रैमर्स रूल है। तो वो मैं इंशाल्लाह कल कंप्लीट करा दूंगा आप लोगों को। तो आप ये समझ लें कि कल आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उससे नेक्स्ट वीक हमारा सिर्फ उसके लिए होगा, ट्रबल शूटिंग के लिए या डिस्कशन के लिए। तो ये चीज़ें आपकी कल सर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगी। और उसके हाँ, बाद नेक्स्ट वीक आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए रख लीजिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगा। सर मॉडल पेपर का कब है? मॉक पेपर संडे को रखा है ना, ओके सर। संडे के दिन रखा है मॉक पेपर। सर हाँ बोलो। सर आप एग्जाम सिलेबस बता देना। क्या बता दें? एग्जाम सिलेबस। एग्जाम सिलेबस चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 11 तक करना है। चैप्टर 8 और चैप्टर 10 को छोड़ देना बस। ओके सर, थैंक यू। चैप्टर 8 और चैप्टर 10 को छोड़ देना। और जैसे चैप्टर 11 कर रही है उसमें मैंने बता दिया पार्शियल फ्रैक्शन नहीं करना है। मैंने वो बना के दी थी ना, एक वर्कशीट बना के दी थी ना क्वेश्चंस की, उसमें से देख लेना। सर एक और बात, सर आप जो एग्जाम लेंगे वो एमसीक्यूज बेस लेंगे? दोनों चीजें शामिल होंगी, एमसीक्यूज भी होंगे और क्वेश्चंस भी होंगे, सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी होंगे। सर टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे? आप ये समझ लें 5 क्वेश्चंस होंगे और 25 एमसीक्यूज होंगे। सर 2 घंटे के अंदर हो जाएगा ना? 2.25 घंटे में, 2 घंटे में, 2.25 घंटे में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। ओके सर। सर ऑब्जेक्टिव पार्ट पूरा एमसीक्यूज रख देंगे ना आप? पूरा एमसीक्यूज होगा ऑब्जेक्टिव पार्ट। सर हमें सिर्फ आंसर्स हाँ देने सर फिर होंगे। ठीक है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ लिखना पड़ेगा आंसर उसको टिक करके, रफ शीट में, फिर उसको सिर्फ स्कैन करना आंसर, पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होगा ना? नहीं, सिर्फ आंसर टिक करके उसका स्नैप ले लेना बस। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज पूछनी थी वो ये कि ये हो गया, हमारी वो शिकायत तो दूर हो गई कि स्टूडेंट्स जो है वो आए नहीं है। आ गए थे स्टूडेंट्स, सारे जितने आते हैं उतने स्टूडेंट्स आ गए थे। तो कल हमारी एक और क्लास है, मुझे बताएं 8:30 बजे ही ले लूं क्या, या थोड़ा सा आगे ले जाएं? असल में आजकल सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वो बिल्कुल सुबह सुबह उठने में थोड़ी सी, मैं समझता हूँ कि बच्चों सर को बहुत 11 या 12 जी बजे। सर बिल्कुल सही यही हो रहा है, 12 बजे ही है। 12 बजे रख दें सर। 12 ही सर, 12 12 बजे 12। सर उठना मुश्किल हो जाता है सर ये टाइम सर ठीक है, 12 सही है, 12 कल जुम्मा भी नहीं है। बस ठीक है, यस सर, यस सर। सही है, 12 बेस्ट है सर। 12 सही है। कल इंशाल्लाह फिर 12 बजे रखते हैं। और अभी जुम्मे की नमाज का टाइम हो गया, तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट कल की क्लास में मैं कोर्स भी कंप्लीट करा दूंगा और जो प्रॉब्लम्स हो वो मुझसे डिस्कस भी कर लीजिएगा। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह ओके सर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़ सर, टेक केयर हाफिज़। सर, अल्लाह हाफिज़। हेलो, हाँ बिल्लू, आ गए तुम? अबे आजा 2 मिनट, अभी तो बहुत टाइम है नमाज में। अल्लाह।